नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी के सामने आज की जो क्लास होगी वह बेहद इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। हम ध्यान देंगे जो आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं वह शिक्षण अभिक्षमता पर, टीचिंग एप्टीट्यूड पर क्लास होगी। और आप सभी के पेपर में ध्यान दें, ईएमआरएस को पेपर को टारगेट करते हुए अब चीज़ें बनाई गई हैं। सीटेट के पेपर को टारगेट किया गया है और साथ ही साथ बात करेंगे डीएसएसबी का जो पेपर है उसको टारगेट करते हुए ऐसी सारी चीज़ें बनाई गई हैं। क्योंकि आप जानते हैं टीचिंग का जो टीचिंग एप्टीट्यूड है या यहाँ से चीज़ें आप सभी के पेपर में पूछी जाती हैं। ध्यान देंगे आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्त, वह क्या क्या पढ़ेंगे। वह बात किया जाए तो शिक्षण का अर्थ क्या है, क्या होता है, जो टीचिंग का मीनिंग उसकी बात करेंगे। शिक्षण के प्रकार पर बात करेंगे, टाइप्स ऑफ टीचिंग की बात करेंगे, शिक्षण के स्तर पर बात करेंगे और साथ साथ बात करेंगे शिक्षण के उद्देश्य क्या है, शिक्षण के सिद्धांत क्या है, इन सभी पर चर्चा करने वाले हैं। ब्लूम के टेक्सोनॉमी पर, जो ब्लूम का वर्गीकरण था उस पर हम बात करेंगे और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाले हैं। तो सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक करेंगे, सीखेंगे, बेहतर करने की कोशिश रहेगी और अधिक से अधिक आज आप अच्छे तरीके से पढ़ें। ध्यान दें, यह जो क्लास है बेहद इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से। अगर बात किया जाए तो यहाँ से कहीं ना कहीं आपके पेपर में, चाहे आप यूपी टेट की तैयारी करते हो या कोई भी तैयारी करते हो, मतलब टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हो जहाँ पर सीडीपी पूछी जाती है, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। या कहीं भी ऐसा नहीं है कि कहीं के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इतना ध्यान देंगे टीचिंग एग्जाम के लिए। आगे बात करेंगे दोस्त, वह ध्यान दे तो इन्फॉर्मेशन है, एक इन्फॉर्मेशन ध्यान देंगे और वह इन्फॉर्मेशन हिंदी इंडिविजुअल क्लास के बारे में है। कंप्लीट कोर्स आप सभी परचेज कर सकते हैं, 1 साल की वैधता के साथ आपको प्रोवाइड होगा और 130 प्लस घंटे की क्लासेस होगी। और साथ ही साथ बात करेंगे, 2 नंबर दिए गए हैं, कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं दोस्त। ध्यान देंगे शिक्षण का अर्थ, मीनिंग ऑफ टीचिंग की बात करेंगे तो सीखेंगे क्या है टीचिंग का जो अर्थ क्या है। जो बात किया जाए पढ़ते हुए चलते हैं, सीखते हुए मैं बताता हुआ आगे बढ़ूंगा। शिक्षण मानवीय मूल्यों के विकास पर जोर देता है। या आप जानते हैं जो टीचिंग है वह अगर आपसे पूछे तो आप टीचिंग की बात करते हैं तो कहते हैं भैया वह किस पर जोर देता है, व्यक्ति के मानवीय मूल्यों पर जोर देता है, विकास पर बल देता है, क्योंकि एक सामाजिक प्रक्रिया है। दोस्त बेहद इंपॉर्टेंट है। आपसे बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि टीचिंग क्या है तो आप कहेंगे टीचिंग एक क्या है, सोशल प्रोसेस है। क्या है, सोशल क्या है, प्रोसेस है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो आप कहेंगे सोशल प्रोसेस है, क्योंकि आप कहीं टीचिंग को एक पर फोकस नहीं करते, आप कहीं ना कहीं आप दुनिया के द्वारा या समाज के द्वारा सीखते ही रहते हैं, समाज के द्वारा। इसीलिए टीचिंग को क्या माना गया है, एक सामाजिक प्रक्रिया माना गया है। और करें शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य प्रत्यक्ष वार्तालाप होता है। तो कह रहा है कहीं ना कहीं जो शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वह क्या क्या है, वह एक टीचर है, वह क्या है, वह टीचर है और साथ ही साथ क्या है, वह स्टूडेंट के बीच क्या हो रहा है, स्टूडेंट के बीच क्या हो रहा है, स्टूडेंट के बीच कहीं ना कहीं वार्तालाप पर फोकस करता हुआ या प्रत्यक्ष जो वार्तालाप पर होता है। साथ ही साथ कह शिक्षण कोई मौलिक अवधारणा नहीं है, कोई एक ऐसी कोई मौलिक अवधारणा नहीं है, क्योंकि यह सामाजिक और मानवीय कारकों से गतिशील और प्रभावित होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षण किससे प्रभावित होता है तो आप सीधा कहेंगे भैया सामाजिक तौर पर और साथ ही साथ मानवीय कारकों से या कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। और इस प्रक्रिया के अंतर्गत हम औपचारिक और अनौपचारिक रूप से सीखने के अनुभव को विचार देते हैं। आपसे पूछा जाए दोस्त, आप कहेंगे जो शिक्षण है तो कहेंगे शिक्षण भैया कहीं ना कहीं आप कहेंगे सिर्फ औपचारिक नहीं है, सिर्फ क्या है, औपचारिक नहीं, साथ ही साथ औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक प्रक्रिया भी है, साथ साथ औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक दोनों प्रोसेस है। यह भी आप लोग ध्यान देंगे और यह चीजें आपके पेपर में पूछी जाती हैं। साथ साथ जो आपका फॉर्मर के साथ साथ बात करेंगे, अनफॉर्मर भी है, इसे बोला जा सकता है, औपचारिक के साथ अनौपचारिक भी बोला जा सकता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत हम औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक रूप से सीखने पर विस्तार देते हैं। साथ ही साथ बात करें, शिक्षण को हमारे समाज में बदलाव लाने के लिए एक विद्यालय उपकरण कहा जाता है। क्या माना जाता है, शिक्षण को क्या माना जाता है, बदलाव लाने के लिए माना जाता है भैया एक विद्यालय उपकरण के रूप में। क्योंकि विद्यालय एक उपकरण को, विद्यालय को क्या माना जाता है, एक उपकरण के रूप में। और विद्यालय में सीखते हैं तो भी समाज के द्वारा
आप समाज में सीखेंगे तो बहुत सारी चीजें सीखेंगे। तो वही कह रहा कि विद्यालय को एक तरीका बनाया गया है जिससे व्यक्ति सीख सके। तो यही कह रहा है कि शिक्षण को हमारे समाज में बदलाव लाने के लिए एक विद्यालय उपकरण कहा जाता है। विद्यालय उपकरण माना जाता है समाज को बढ़ाने के लिए, ऐसा करा शिक्षण को। आगे बात करेंगे, कह रहे कि वर्तमान शैक्षिक परिवेश में शिक्षण का उद्देश्य सिर्फ रटना या बलपूर्वक ज्ञान को मस्तिष्क में बिठाना नहीं है। तो आप जानते भी हैं शिक्षण सिर्फ हमें नहीं कि ज्ञान को हम इकट्ठा कर लें और ज्ञान को ले जाकर अपने सर में बैठाने, ऐसी बात ना करके रटने पर ना जोर देकर हम समझने पर जोर देंगे। एक कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्चुअल तरीके से हम सीखेंगे। वही कह रहा है कि भैया कि इसका उद्देश्य सिर्फ रटना नहीं है, किसी मस्तिष्क में हम बैठा ले जाएं, बल्कि विद्यार्थियों में अधिगम करके सीखने और गतिशीलता लाना भी है। ध्यान देंगे, साथ करें कि लर्निंग बाय डूइंग के साथ साथ गतिशीलता भी लाना, इस पर फोकस किया जाता है जो टीचिंग का बात हो। तो करें शिक्षण, ध्यान दें, यहाँ से अच्छी चीजें हैं। या तो अभी आप शिक्षण के बारे में, शिक्षण के अर्थ के बारे में समझ रहे थे, जो मीनिंग है शिक्षण के उसके बारे में सीख रहे थे। शिक्षण के मुख्यतः 3 पक्ष होते हैं। आपसे कहे भैया शिक्षण के कितने पक्ष होते हैं, तो आप तुरंत बता देंगे कि भैया शिक्षण के हम पढ़े हैं 3 पक्ष होते हैं जो एक दूसरे से घनिष्ठता के साथ जुड़े हैं। आपसे कहेंगे भैया एक दूसरे के साथ घनिष्ठता के साथ जुड़े हैं, ये 3 पक्ष कौन कौन से हैं? जो तीनों पक्ष है ये कौन कौन से हैं? ध्यान देंगे, वह तीनों पक्ष है, शिक्षक है, साथ ही साथ विद्यार्थी है, साथ ही साथ पाठ्यक्रम है। तो दोस्त आपसे कहेंगे, आप क्या क्या बताएंगे? कहेंगे शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, मतलब टीचर, स्टूडेंट और सिलेबस, तीनों के मध्य एक सामंजस्य बैठता है और सामंजस्य बैठा करके क्या क्या होती हैं और चीजें प्रोसेस में लाई जाती हैं, शिक्षण कार्य कराया जाता है। तो वही कह रहा, शिक्षण के द्वारा ही विद्यार्थी नवीन ज्ञान अर्जित करने में सफल होता है। क्या करता है? नवीन ज्ञान अर्जित करने में दोस्त वह सफल होता है शिक्षण के द्वारा। अब ध्यान दें, इन जो आपकी परिभाषाएं हैं, कुछ परिभाषा इंपॉर्टेंट है जो क्लार्क की डिफिनेशन कर रहा है कि क्लार्क ने क्या कहा कि विद्यार्थी के व्यवहार के परिवर्तन लाने के लिए, विद्यार्थी के व्यवहार के परिवर्तन लाने के लिए दी जाने वाली क्रिया क्या है? शिक्षण है। मतलब कहीं ना कहीं बच्चे का जो व्यवहार का चेंज लाने, बच्चे के व्यवहार में क्या करने के लिए? चेंज लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए जो दी जाने वाली क्रिया है, जो दी जाने वाली क्रिया है वह कहीं ना कहीं क्या है? वह एक शिक्षण है, ऐसा क्लार्क कहते हैं। और बात करेंगे बीओ स्मिथ क्या कहते हैं। बीओ स्मिथ क्या कहते हैं दोस्त? वह बीओ स्मिथ कहते हैं अधिगम को अप्रेरित करने वाली क्रिया शिक्षण है। मतलब अधिगम को क्या करे? अप्रेरित करने वाली जो क्रिया होती है वही शिक्षण है। कौन कहता है? बीओ स्मिथ। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें आपके पेपर में पूछी गई हैं, तो इस सारे पॉइंट को ध्यान देंगे। करें एल एन गेज के अनुसार बात करें, जो एल एन पेज की बात करें तो इन्होंने क्या कहा? शिक्षण कला व विज्ञान दोनों है। क्या है? आप कहेंगे भैया आर्ट एवं क्या है? साइंस दोनों है। क्यों कहा इन्होंने आर्ट एवं साइंस दोनों है? अगर आपसे कोई पूछे कि भैया, अगर आप कहें कि आपसे अगर कोई व्यक्ति पूछ ले जो टीचिंग आप क्यों कहते हैं भैया आर्ट भी है और क्यों कहते हैं कि साइंस भी है, तो आप कहेंगे साइंस और आर्ट की जब आप बात करें शिक्षण क्यों है? क्योंकि एक कला, एक जब आप पढ़ाते हैं बच्चों को तो कहीं ना कहीं कला पर जोर दिया जाता है। जब आपके पास कला नहीं रहेगा, आर्ट नहीं रहेगा, तो आप सिखा नहीं पाएंगे। इसीलिए कहीं ना कहीं शिक्षण को क्या माना गया है? कहीं नहीं कहीं कला माना गया है। और साथ ही साथ साइंस क्यों माना गया है? क्योंकि जब तक आप सीक्वेंस वाइज चीजें नहीं देंगे, क्रमबद्धता के साथ नहीं देंगे, अगर मान लीजिए हम कोई चीज अभी आपको क्रम से ना पढ़ाएं, एक सीक्वेंस में ना पढ़ाएं, तो आप समझ पाएंगे क्या? नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए साइंस जो कहता है, साइंस कहता भैया कि हम जो देते हैं, साइंस का यही रूल होता है, जब आप साइंस पढ़े होंगे तो जब तक आप एक के बाद दूसरा कॉन्सेप्ट ना, मतलब जैसा आप पहले पढ़े उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़े, जब तक पहले वाले से रिलेट ना रहे तब तक आप साइंस को सीख ही नहीं सकते हैं। क्योंकि जब तक क्रमबद्धता नहीं आएगी साइंस में, तो फिर साइंस का यही रूल है कि क्रमबद्धता होना जरूरी है। उसी प्रकार से शिक्षण में भी क्या होनी चाहिए? क्रमबद्धता होनी चाहिए। क्रमबद्धता नहीं रहेगा तो बच्चा सीख नहीं सकता है। इसीलिए शिक्षण को, आर्ट को जो टीचिंग है, टीचिंग को क्या बोला गया? आर्ट एवं साइंस दोनों बोला गया है।
आगे बात करेंगे, जैसे कला की बात करें, कला में अनुभव पर आधारित है। जैसे कला पर क्या किस पर है, अनुभव पर आधारित है। वहीं पर जो विज्ञान है वह क्रमबद्धता पाई जाती है। यही तो मैंने आपको बताया, जो पीएच ने कहा था कला और विज्ञान, तो कला का मतलब क्या है, विज्ञान का मतलब इसे सीख गए होंगे। अगर बात करें शिक्षण अधिगम हो रहा है तो कहाँ होगा भैया, वह क्लास में होगा, और क्लास कहाँ है, विद्यालय में है, और विद्यालय कहाँ है, वह समाज में है। ध्यान देंगे, शिक्षण अधिगम काम हो रहा है, शिक्षण अधिगम हो रहा है, और शिक्षण अधिगम कहाँ होगा, वह शिक्षण अधिगम प्रोसेस कहाँ होगा, जो शिक्षण का टीचिंग अधिगम कहाँ होगा। तो आप कहेंगे भैया क्लास में ही तो करते हैं। अब क्लास कहाँ है, वह विद्यालय में है। अब विद्यालय कहाँ है, समाज में है। तो कहीं ना कहीं क्या है, विद्यालय का एक लघु रूप है, विद्यालय जो विद्यालय समाज का एक लघु रूप माना गया कि नहीं माना गया। वही कहते हैं जॉन डीवी हैं, जॉन डीवी कहते हैं, जॉन डीवी कहते हैं दोस्त, आपने पढ़ा होगा, जॉन डीवी कहते हैं विद्यालय क्या है, विद्यालय समाज का लघु रूप है, विद्यालय समाज का लघु रूप है, ऐसा लघु रूप है। तो ऐसा आपने पहले पढ़ चुका होगा, ऐसा पहले आप पढ़ चुके होंगे, और ये बेहद इंपॉर्टेंट या डिफिनीशन या जो जॉन डीवी का है। जॉन डीवी कहाँ के निवासी थे, यह भी थोड़ा सा समझ लें। जॉन डीवी को क्या माना जाता था, अमेरिका के जो एक शिक्षाविद माना जाता था। अमेरिका क्या माना जाता था, अमेरिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाविद माना गया है, बहुत अच्छा जानकार माना गया था, और इन्हीं के द्वारा ये चीजें बोली गई हैं, क्योंकि कहा गया समाज जो विद्यालय है वह समाज का एक लघु रूप है। और ऐसा आप देख भी पा रहे हैं, क्योंकि शिक्षण अधिगम कहाँ हुआ, वह क्लास में हुआ। क्लास कहाँ है, विद्यालय में, जो क्लास कहाँ है, विद्यालय में है, और विद्यालय कहाँ है, समाज में है। ऐसा आप सीख गए होंगे। आगे दोस्त बात करेंगे, शिक्षण की प्रकृति की बात करेंगे। शिक्षण की प्रकृति जो नेचर ऑफ टीचिंग है। अब हमने तो अर्थ की बात तो कर लिया, अर्थ तो आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे, और कोई इसमें समझने की बेहद जरूरी बात तो जो थी वह मैंने आपको बता दिया। कहीं ना कहीं सोशल सामाजिक प्रक्रिया मानी जाती है शिक्षण को, और कहीं ना कहीं जटिल प्रक्रिया भी मानी जाती है, सरल प्रक्रिया नहीं मानी जाती है। और कहीं ना कहीं आप यह भी देखिए, कला और विज्ञान दोनों हैं, इन सभी बातों को आप ध्यान देंगे। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रक्रिया है शिक्षण, यह सारी चीजें अर्थ के रूप में हमने सीखा। आप बात करेंगे शिक्षण की प्रकृति की बात करें, शिक्षण एक क्या है, व्यापक प्रक्रिया है। तो आप क्या कहेंगे दोस्त, कहीं ना कहीं संकुचित प्रक्रिया नहीं शिक्षण, आप कहेंगे भैया व्यापक प्रक्रिया है, नाट जो है संकुचित, मतलब संकुचित प्रक्रिया नहीं है, ऐसा आप पहले से जानते हैं। आप करेंगे जो विद्यार्थियों के बच्चे के कॉग्निटिव, साथ ही साथ बच्चे के इमोशनल, और साथ ही साथ बात करें जो आपके बच्चे के जो सेंसरी मोटर है, मतलब क्रियात्मक पक्ष है, इसको अवरोधित करती है। कहीं ना कहीं बच्चे के जो मनोगत्यात्मक पक्ष है, जो बच्चे का मोटर पक्ष है, कहीं ना कहीं बच्चे का क्रियात्मक जो मनोगत्यात्मक प्रक्रिया, मनोक्रियात्मक पक्ष है, और उसे आप बोल सकते हैं मनोगत्यात्मक बोला जा सकता है। ये जो तीन पक्ष हैं कहीं ना कहीं इस पर फोकस करता है शिक्षण। शिक्षण में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आप जानते भी हैं शिक्षण में अगर शिक्षक न रहे तो फिर आप क्या, कैसे आपको तरीका है, कैसे आप देखिए, जब शिक्षक होता है ना साहब, तो भैया शिक्षक जब आपके साथ होता है तो आप समझते हो कि एक मार्गदर्शक आपको किस डायरेक्शन में चीजें चलनी है, कैसे आपको जाना है, वही दिशा दिखाता है। आप पढ़ सकते हो बिना टीचर के भी, लेकिन आपको ज्यादा टाइम लगेगा, टाइम वेस्ट होगा, कोई मतलब नहीं। टीचर आपका सहयोग कर देगा तो आप निकल जाओगे। इसीलिए शिक्षक को क्या माना गया, एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है। शिक्षण प्रक्रिया का गहन विश्लेषण करने पर जो शिक्षण की प्रकृति का बोध होता है, किसका प्रकृति, शिक्षण के प्रकृति का, तो शिक्षण के प्रकृति का, जो शिक्षण के प्रकृति का बोध होता है। शिक्षण की प्रकृति का विश्लेषण मतलब जो एनालिसिस है अथवा व्याख्या निम्नलिखित रूप में की जा सकती है, इसको हम समझते हैं प्रकृति की जो बात करें। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, जो ट्राइपोलर माना जाता है, किसको, ट्राइपोलर प्रोसेस माना जाता है शिक्षण को। और इसको किसने बताया था दोस्त, तो आप कहेंगे भैया रॉयबर्न ने बताया था। सबसे पहले किसने कहा था, रॉयबर्न ने कहा, सबसे पहले किसने कहा, रॉयबर्न ने कहा। उसके बाद जॉन डीवी ने इसका क्या किया, जॉन डीवी ने इसका कहीं ना कहीं समर्थन किया था। और साथ ही साथ एक आपने पढ़ा होगा द्विध्रुवीय प्रक्रिया, क्या पढ़ा होगा, द्विध्रुवीय प्रक्रिया पढ़ा होगा पहले से। द्विध्रुवीय प्रक्रिया की बात करें या किसने कहा, तो आप सीधा कहेंगे भैया एडम्स ने कहा था। किसने, एडम्स ने कहा था।
एडम्स ने क्या कहा था कि द्विध्रुवीय प्रक्रिया है शिक्षण, वहीं पर त्रिध्रुवीय प्रक्रिया जॉन रायबर्न ने कहा है और साथ ही साथ समर्थन किया था जॉन डेवी। तो यही कह रहे शिक्षा मनोवैज्ञानिक रायबर्न ने, शिक्षा मनोवैज्ञानिक जो है रायबर्न ने शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में किसको किसको माना है? शिक्षक को माना है, शिक्षार्थी को माना है और साथ ही साथ उसके सिलेबस को माना है, तीनों को। कर रायबर्न के अनुसार जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, जो शिक्षक है और पाठचर्या शिक्षण के 3 ध्रुव हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ये 3 ध्रुवों को माना है। बीएस ब्लूम के अनुसार 3 पक्ष क्या क्या हैं? अगर आपसे पूछे बीएस ब्लूम के अनुसार क्या है, जो बीएस ब्लूम ने क्या माना था 3 पक्ष, वह माना था शिक्षण उद्देश्य है, सीखने के अनुभव हैं और व्यवहारात्मक परिवर्तन है, ऐसा माना है। बेहद इंपॉर्टेंट है, फिर से आप समझेंगे। अगर आपको जो त्रिध्रुव प्रक्रिया है वह त्रिध्रुव प्रक्रिया की बात करें तो 3 मुख्य जो प्रक्रिया माना था वह तो आपने देखा रायबर्न ने माना, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, जिसका समर्थन किया जॉन डीवी ने, और एक यह भी माना बीएस ब्लूम ने भी दोस्त माना। बीएस ब्लूम की बात करें तो बीएस ब्लूम ने यह कहा भैया कि वह शिक्षण का उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य है और शिक्षण के अनुभव हैं और व्यवहार परिवर्तन है। यह बेहद इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है और पेपर में ऐसा पूछा जाता है कि निम्न में से जो बीएस ब्लूम का जो 3 पक्ष है कौन सा नहीं है? जो बीएस ब्लूम ने 3 पक्ष माना था इनमें से कौन सा नहीं है? तो आप तीनों को ध्यान में रखना है। एक उद्देश्य माना था, एक अनुभव माना था, एक व्यवहार परिवर्तन माना था और एक इसमें से भिन्न कर देगा। तो आप समझिए कि कौन सा अलग है, उसी को आप टिक कर देना है। आगे बात करेंगे शिक्षण कला और विज्ञान दोनों को, इसकी जो प्रकृति की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया, जो पेच ने कहा था कि आर्ट एवं साइंस दोनों है, तो जिसमें कला की बात करें तो अनुभव पर जोर देता है और जो साइंस हुआ कहता है क्रमबद्धता पर, वही चीजें इसमें लिखी गई हैं। शिक्षा मनोवैज्ञानिक जो एलन पेच के अनुसार कहा कि शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है, शिक्षण अनुभव पर आधारित है इसीलिए कला है और शिक्षण में नियोजन, मूल्यांकन तथा क्रमबद्धता का समावेशन है। क्या क्या है? नियोजन का है, एक आपको व्यवस्थित तरीके से एक मूल्यांकन होता है, इवैल्यूएशन होता है और एक क्या होता है? क्रमबद्धता होता है, इसीलिए का समावेशन है। इसीलिए क्या है? शिक्षण एक साइंस भी है। यह तथ्य इसके वैज्ञानिक पक्ष के महत्व को दर्शाता है, मतलब वैज्ञानिक पक्ष को, इसीलिए तो साइंस है। करेक्ट। आगे बात करें, शिक्षण अंतःक्रिया है, मतलब शिक्षण में क्या होता है? अंतःक्रिया। जब तक शिक्षण में अंतःक्रिया ना हो तो फिर शिक्षण कहाँ है? जब तक शिक्षार्थी हम पढ़ रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, अब भाई आप पढ़ नहीं रहे हैं भाई। जब दोनों तरीके से शिक्षण का मतलब ये होता है कि हम पढ़ा रहे हैं तो आप पढ़ें, आप पूछ रहे हैं तो हम जब हम पढ़ा रहे हैं तो आप समझ रहे हैं। कोई दिक्कतें हैं जब तक आप पूछे ना तो फिर एक पक्ष मजबूत नहीं होगा। जैसे हम आपसे बोलते जा रहे हैं, अगर आपके दिमाग में चीजें ना आए और आप ना समझ पाए तो फिर शिक्षण कैसे हो गया? तो एक तरीका नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति बोलेगा अगला सुनेगा, ऐसा नहीं है। दोनों का पार्टिसिपेट होना, मतलब दोनों जब तक सहभागिता नहीं रहेगी, भागीदारिता नहीं रहेगी, तब तक शिक्षा अच्छे तरीके से नहीं हो सकता है। मतलब कहीं ना कहीं दोनों का रोल होना चाहिए, शिक्षार्थी का भी और शिक्षक का भी। शिक्षक पढ़ा रहा है, अब शिक्षार्थी को समझ में नहीं आएगा तो शिक्षार्थी पूछेगा, ऐसा नहीं। अब जबरदस्ती आपको समझाते जा रहे हैं, कहते हैं भैया एक काम करो तुम शांत रहना, जब हम पढ़ा चुके या न पढ़ाए या कुछ भी करें आपको पूछना नहीं है, चाहे हम गलत पढ़ा दें या सही पढ़ा दें। अगर आपसे ऐसा बोला जाए तो आप पढ़ेंगे क्या? नहीं पढ़ेंगे। तो यह शिक्षण की प्रक्रिया है ही नहीं। शिक्षण कहता है भैया दोनों तरफ से चीजें होनी चाहिए। जब तो दोनों तरीके से, दोनों तरफ से नहीं हुआ, मतलब शिक्षार्थी की तरफ से और शिक्षक की तरफ से जब तक अंतःक्रिया नहीं होगा तब तक इस शिक्षण की प्रोसेस अच्छे तरीके से पूरा नहीं होंगी। तो वही करा है कि यह अंतःक्रिया है। करे शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तब तो क्या है? वह शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य प्रत्यक्ष वार्तालाप होता है। जब तक वार्तालाप नहीं हुआ तो फिर बातें बिगड़ जाएंगी। आगे करा है शिक्षण निर्देशन की प्रक्रिया है। क्या है? एक निर्देशन की प्रक्रिया है। करा कि शिक्षण के जो 6E+S प्रारूप पर आधारित होता है। अभी मैं बता रहा हूं जो 6E+S क्या है, या इस पर आधारित होता है। किस पर? बहुत महत्वपूर्ण है, निर्देशन पर। जरूरी है, कहेंगे शिक्षण एक निर्देशन की प्रक्रिया है। 6E+S इसको समझ लेना है। तो मतलब 6 क्या होगा? E होगा, मतलब कहीं ना कहीं E से आएगा, और जब बात करेंगे जो यस है एक बार आएगा। क्या होगा? एक बार आएगा। तो यही पूछ रहा है करके आधारित होता है, या प्रारूप विभिन्न संस्थानों के शिक्षकों के साथ परामर्श के पश्चात विकसित किया गया। शिक्षण के जो 6E+S प्रारूप निम्नलिखित हैं, जैसे संलग्नता है, जैसे इंगेज,
और बात कर रहा है कि इंगेज है, कर रहा है अन्वेषण है, जैसे आपको एक्सप्लोरर है, साथ ही व्याख्या है, एक्सप्लेन है, करा कि विस्तृत है, एलबोरेट है, और साथ ही साथ बात मूल्यांकन, जैसे मूल्यांकन है, इवेल्यूएशन हो गया, विस्तार है जैसे एक्सटेंड हो गया, और जो मानकता है स्टैंडर्ड हो गया। तो यही तो आप देख पा रहे हैं। तो 6E है हो गया, और फिर यस हो गया। जो मानकता है उसको क्या बोला जाता है? स्टैंडर्ड बोला जाता है। तो 6E और टोटल 7 है। तो ये कह रहा है कि मूल्यांकन जो शिक्षण में क्या निर्देशन भी है, जिसमें संलग्नता भी है, अन्वेषण भी है, व्याख्या भी है, विस्तृत भी है, साथ साथ मूल्यांकन भी होता है, साथ साथ विस्तार भी होता है, साथ साथ मानकता भी होता है। मतलब शिक्षण में इससे इतनी चीज प्रोसेस जब तक नहीं हुआ तो इसका मतलब है शिक्षण हुआ ही नहीं। कहीं ना कहीं इन 6 पॉइंट को, 6E पॉइंट को प्लस यस वाले को आना ही आना है। मतलब 7 पॉइंट आपके लिए जब तक नहीं हुआ तो इसका मतलब है शिक्षण की निर्देशन की प्रक्रिया नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं शिक्षण निर्देशन की प्रक्रिया है। तो निर्देशन की प्रक्रिया मूल्यांकन भी तो आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं शिक्षण मूल्यांकन, अगर आपको पढ़ा जब मूल्यांकन हो ही ना तो फिर उसका मतलब नहीं रह जाएगा। तो मूल्यांकन होना जरूरी है शिक्षण में। आगे बात करेंगे दोस्त, आगे समझने की कोशिश कीजिए। आगे ध्यान देंगे करा कि शिक्षण सामाजिक तरफ व्यवसायिक प्रक्रिया है। क्या है दोस्त? क्या है? सोशल एंड क्या है? प्रोफेशनल प्रोसेस है। आपसे कोई कहे क्या क्या है दोस्त, तो प्रोफेशनल प्रोसेस है और साथ ही साथ सोशल प्रोसेस भी है। तो शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया, मैंने आपको बता ही दिया। क्योंकि सामाजिक प्रक्रिया कहीं ना कहीं शिक्षण को आप क्या, ऐसा नहीं है कि क्या विद्यालय नहीं रहेगा तो आप नहीं सीख पाओगे, क्या तब भी सीख पाओगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको एक फोकस नहीं, विद्यालय ऐसा नहीं माध्यम है कि सिर्फ विद्यालय में, विद्यालय समाज में ही तो है। तो इसीलिए क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। साथ ही साथ इसके माध्यम से समाज के शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। शिक्षण का व्यवसायिक प्रक्रिया क्या है? शिक्षण एक व्यवसायिक प्रक्रिया भी है। इसमें व्यक्ति द्वारा अपनी आजीविका का साधन बनाया जाता है। जैसे ध्यान देंगे, अगर भाई शिक्षण आप कर रहे हो, आप सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, अब भाई आपको सारी चीजें पढ़ा लिखा के सारी चीजें कर दी जाए और आपको जब जीवन चलाना हो तो आपको पैसा ही ना दिया जाए तो क्या आप पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे। तो इसीलिए कहा जाता है भाई शिक्षण सामाजिक प्रक्रिया तो है, साथ साथ एक व्यवसायिक प्रक्रिया भी है। मतलब एक तरीके से आपके जीविकोपार्जन की व्यवस्था भी है। अगर आप पढ़ लिख लें और आपको पैसा ना दिया जाए, आप उसके बदले में पैसा ना पाए, जीवन ही ना चला पाए, तो पढ़ाई लिखाई आपके जीवन के लायक नहीं रह गई। क्यों भाई? हम पढ़ते लिखते सीखते इसीलिए हैं क्योंकि हमसे उस 2 पैसा मिल पाए जिससे हमारा जीवन अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चल पाए। तो इसीलिए कहता है कि शिक्षण क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया तो है, साथ ही साथ एक व्यवसायिक प्रक्रिया भी है, साथ ही साथ सोशल एंड प्रोफेशनल जो प्रोसेस भी है। ऐसा आप जानते हैं और जरूर आप इस बात को सीख गए होंगे। शिक्षण साउद्देश्य प्रक्रिया है। साउद्देश्य की बात करें तो किसी ना किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षण की विभिन्न क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। भाई आप किसी ना किसी विशेष उद्देश्य के लिए ही तो शिक्षण करते हैं। मान लीजिए जो विशिष्ट उद्देश्य है, जैसे आपको डॉक्टर बनना है, किसी को टीचर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, कोई ना कोई आपका विशेष जो उद्देश्य तो होंगे, तभी तो आप शिक्षण करते हैं। अदरवाइज आपका उद्देश्य ना रहे तो आप क्यों पढ़ेंगे? नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आप भटकते रहेंगे कि हमें जाना किधर है। इसीलिए शिक्षण एक तरीके से क्या है, एक सउद्देश्य, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ऐसा आप एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षण करते हैं। अदरवाइज शिक्षण क्यों करेंगे हम? बिना उद्देश्य के लिए शिक्षण, भले आप पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते रह रहे हो, किसके लिए पढ़ रहे हो कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं, एक उद्देश्य आपके पास नहीं रहेगा तो क्या आप अपने लक्ष्य तक जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। तो आपको पता ही नहीं चलेगा भाई हमारा लक्ष्य और हम जितना आप जहां पहुंचे हैं, हमारे लक्ष्य जो हमारे पास ज्ञान है और लक्ष्य की दूरी कितनी है। तभी तो आप जैसे आप जब आपके पास नॉलेज होगा तभी तो आप ज्ञान जो आपके पास ज्ञान है और लक्ष्य है उसके अंतर को समझ पाओगे। धीरे धीरे मेहनत करोगे, आगे पहुंचोगे लक्ष्य के सटीक। तो यही चीजें कर रहा है जो शिक्षण क्या है, वह सउद्देश्य प्रक्रिया है। आगे बात करें तो या देखिए, आप सभी इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। पुलिस कांस्टेबल की पुस्तक है, 5 स्टेट को जो टारगेट करते हुए पुस्तक बनाई गई है। 90 प्रश्न पत्र हैं और साथ ही साथ 400 जो क्वेश्चन है। और आप ध्यान दें 150 रुपये का है, ऑफर के साथ चल रही चीजें, और इसे डिलीवरी कर सकते हैं आप इसे ऑनलाइन तरीके से। तो संपूर्ण अध्ययन की यह पुस्तक है। आगे बात करेंगे दोस्त, शिक्षण एक क्या है, तार्किक प्रक्रिया है। क्या है? लॉजिकल प्रोसेस है। क्या है दोस्त? वाह, शिक्षण क्या है? एक लॉजिकल प्रोसेस है, यह भी आपको बताया गया। तो ध्यान देंगे क्यों लॉजिकल प्रोसेस? विद्यार्थियों की विषय वस्तु या पाठचर्या का विश्लेषण तार्किक आधार पर किया जाता है।
मतलब आप जो बच्चे का पाठ्यक्रम है, बच्चे का जो सिलेबस है और बच्चे को जो विषय वस्तु बनाई गई, मतलब सिलेबस को जो बनाया गया, पाठचर्या को बनाया गया, जब तक विश्लेषण जो तोड़कर चीजें ना हो तो फिर क्या हुआ तार्किक, जब शिक्षण तार्किकता पर आधारित ना हो, जैसे मैंने कुछ बता रहा हूं, तो फिर आपका कुछ ना कुछ तर्क होगा, उस तर्क को पूरा करेगा। या एक तरीके से कहा जा सकता है एक तार्किक प्रक्रिया शिक्षण, एक लॉजिकल प्रोसेस है। भाई लॉजिक नहीं होगा तो जब तक तर्क नहीं होगा तो इसका मतलब है कि आप रटने पर जोर दे रहे हो। आगे बात करें शिक्षण क्या है, एक औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक प्रक्रिया है। मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या, एक फॉर्मल के साथ साथ इनफॉर्मल भी है। तो मैंने आपको बताया ही था, फॉर्मल के साथ साथ इनफॉर्मल भी है, जैसे औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक। औपचारिक क्या है, जैसे आप विद्यालय जा रहे हो, विद्यालय से भी सीख रहे हो और घर से भी सीख रहे हो, अपने घर से आपके अपने विद्यालय से कहीं ना कहीं अपने घर से भी सीख ही रहे हो, माता पिता के द्वारा सीख रहे हो या अपने भाई बहन से सीख रहे हो, कहीं ना कहीं आप सीख रहे हो। इसीलिए औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक प्रक्रिया दोनों है। आगे बात किया जाए शिक्षा प्रक्रिया को बेहतर और सागर्भित बनाने के उद्देश्य से विद्यालय में और विद्यालय के बाहर शिक्षा का कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया औपचारिक अनौपचारिक है, यही कह रहा है, यही लिखा गया है। कहीं ना कहीं विद्यालय में जो है तो वह विद्यालय में कह रहे कि विद्यालय में कह रहा है तो इसीलिए औपचारिक है, और कह रहा है उसके बाहर कहीं कार्यक्रम है या फिर आप घर पे हो वह अनौपचारिक प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं सीखते रहते हो। कह रहा कि शिक्षण उपचारात्मक प्रक्रिया भी है। क्या भैया, एक उपचारात्मक प्रक्रिया भी है, क्योंकि आप जहां पर फंसे हो, जो कठिनाई में जो कमी है उसको कहीं ना कहीं दूर करके एक कमी को जानने के बाद उसका उपचार करते हो, इसीलिए एक उपचारात्मक प्रक्रिया भी मानी जाती है। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी की कठिनाइयों का सामूहिक रूप से निवारण किया जाता है। क्या किया जाता है भैया, वह आप देखते हो ना, शिक्षण में यह भी होता है कहीं ना कहीं सामूहिक रूप से बच्चे का निवारण होता है कि नहीं निवारण होता। भाई समस्या में आप फंसे हो तभी तो आप पढ़ रहे हो, समस्या में नहीं फंसे होते तो क्यों पढ़ते। भाई समस्या है ना कहीं समस्या तो है, कहीं नहीं समस्या तो है, तभी तो आप पढ़ रहे हो। इसीलिए समस्या का निवारण क्या किया जा रहा है, आपका समस्या का निवारण किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। आपको एक्सप्लेन करके चीजें सिखा रहे हैं, एनालिसिस करके आपको विश्लेषित करके चीजें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं। तो यही एक तरीके से क्या है, एक तरीके से आपका या निवारण भी किया जा रहा है, कठिनाई को दूर किया जा रहा है। कारण कि शिक्षक और विद्यार्थी परस्पर क्या करते हैं, परस्पर निर्णय करके उचित शिक्षण युक्तियों का प्रयोग करते हैं। जो स्टूडेंट है भाई, जो शिक्षक है और विद्यार्थी को देखेगा, भाई विद्यार्थी जब विद्यार्थी को सामने पढ़ा रहा है, शिक्षक देख रहा है कि भाई शिक्षार्थी समझ नहीं रहा है उसकी बातों को, तो कहीं ना कहीं शिक्षण जो मेथड है, जो टीचिंग मेथड है उसको चेंज करेगा और चेंज करके दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करेगा। इसीलिए उसको जो कठिनाई को भी दूर किया जाता है। और बात करें शिक्षण क्या है, एक भाषाई प्रक्रिया भी है। क्या है शिक्षण, एक भाषाई प्रक्रिया है। शिक्षण में संकल्पनाओं, तथ्यों, सिद्धांतों तथा सामान्यीकरण का बोध भाषा के प्रयोग द्वारा ही संभव होता है। मतलब कहीं ना कहीं जो भैया संकल्पना, कहीं ना कहीं जो आपके कॉन्सेप्ट हैं, जो आपको सिखाया जा रहा है, जो आपके तथ्य हैं, आपके सिद्धांत जो प्रिंसिपल्स हैं, और साथ ही साथ जो सामान्यीकरण का बोध भाषा के द्वारा ही संभव हो सकता है। भाई हम आपके तथ्य को, आपके इस कॉन्सेप्ट को अगर अभी कोई दूसरी भाषा में बोलने शुरू कर दें, चाइनीज भाषा में, कोई फ्रांसीसी भाषा में, तो आप सीख पाओगे क्या? नहीं, किसी ना किसी भाषा का तो यूज करेंगे। भाई जहां की भाषा जो सीखते होंगे, जो भाषा पढ़े होंगे जहां के लोग, उस भाषा को समझ जाएंगे। तो यही करा है कि भाषा होगी ही नहीं तो आप कैसे समझा पाओगे। तो कहीं ना कहीं शिक्षण एक क्या है, भाषाई प्रक्रिया भी है, ऐसा आप जानते हो। आगे दोस्त बात करें, शिक्षण सतत प्रक्रिया भी है, एक कंटीन्यूअस प्रोसेस भी है। क्या है, एक कंटीन्यूअस प्रोसेस आप पहले से जानते हो, एक चलने वाली प्रक्रिया निरंतर, और साथ साथ जीवन भर एक नए कौशल, ज्ञान, क्षमता और अपने अनुभवों से कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। आप पूरे जीवन कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हो, अनुभव प्राप्त करते ही रहते हो। इसीलिए शिक्षण क्या मानी जाती है, वह एक सतत प्रक्रिया मानी जाती है। शिक्षण के उद्देश्य की मैं बात कर देता हूं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग की बात करें तो वह क्या है, सामाजिक और मानवीय मूल्यों पर विकसित करना। भाई शिक्षण का उद्देश्य क्या है, मैंने आपको बताया है, कहीं ना कहीं वह सामाजिक और मानवीय मूल्यों को विकसित करना है। जो सोशल चीजें हैं और कहीं ना कहीं जो मानवीय आपके मूल्य हैं,
उसको हम क्या कर रहे हैं, विकसित करने में, आपको विकसित करने में कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको मानवीय मूल्य जो आपको प्रदान किए गए हैं, मानवीय मूल्य जो आपके हैं, उसको हम विकसित करने की कहीं ना कहीं आप इंसानियत के तौर पर, आप जब आपको पढ़ाया जाए, आप पढ़े लिखे रहेंगे तभी तो आप एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे सिटीजन बन पाएंगे। तो यही करा कि शारीरिक और मानसिक विकास, मतलब कहीं ना कहीं हम जो शिक्षण करा रहे हैं, आपका फिजिकल ज्ञान हो और साथ साथ जो मेंटल आपके डेवलपमेंट है कहीं ना कहीं बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आध्यात्मिक और नैतिक विकास भी करें, साथ ही साथ क्या करें, परिस्थिति से अनुकूलन, मतलब आप भाई कहीं ना कहीं आपका जिस मान लीजिए शिक्षण नहीं रहेगा, आपके पास ज्ञान नहीं रहेगा, तो अब क्या, जो आपके सामने कोई मान लीजिए परिस्थिति आ गई, कोई समस्या आ गई, उसको अपने आप से कैसे अनुकूलित करना है, उस समस्या में कैसे आपको अपने आप को ढालना है, जब आप सीखे रहोगे, समझे रहोगे, आपके पास नॉलेज होगा, तभी तो आप उस समस्या का निवारण कर पाओगे। अदरवाइज जब पागल हो जाओगे, मतलब समझ में नहीं आएगा यार कैसे क्या प्रोसेस करें, कैसे हम इसका निवारण करें, तो आपको समझ में आने वाला ही नहीं है। इसीलिए करा कि परिस्थिति के प्रति हमको आपको अनुकूलित करने का एक तरीका क्या है, शिक्षण है, और शिक्षण का यह भी एक उद्देश्य है। आगे बात करें, शिक्षक के साथ साथ सहपाठियों और विद्यालय वातावरण के साथ सहभागिता करना, मतलब यह भी एक उद्देश्य यह है क्या, शिक्षक के साथ साथ जो विद्यार्थी स्टूडेंट है, सहपाठी हैं, और विद्यालय वातावरण के साथ क्या है, सहभागिता करने भी आपको सिखाया जाता है। जीवन की पूर्णता और व्यापकता प्रदान करना, मतलब जीवन में पूर्णता और व्यापकता प्रदान करना भी है, जीविकोपार्जन भी है। भाई शिक्षण कराया जा रहा है, क्यों, क्योंकि आप पढ़ लिख करके एक नौकरी ले जाओ और नौकरी लेकर के अपने जीवन का जीविकोपार्जन कर पाओ, इसीलिए तो पढ़ाया जा रहा है। आगे करा, ज्ञान की समृद्धि, कहीं ना कहीं आप ज्ञान को बढ़ाने के लिए भी क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, या भी क्या है, शिक्षण के उद्देश्य हैं। तो ज्ञान की समृद्धि का मतलब है कहीं ना कहीं आप ज्ञान को बढ़ाने के लिए भी कर रहे हो। बौद्धिक और चरित्र निर्माण, ध्यान देंगे, बौद्धिक और चरित्र निर्माण के लिए भी अपने आप को, उसके उद्देश्य, या भी एक तो उद्देश्य हुए कि नहीं हुए दोस्त, या तो बौद्धिक और चरित्र का निर्माण, आपके साथ ही साथ बुद्धि को बढ़ाने, और साथ ही साथ आपका चरित्र अच्छे, एक अच्छा सृजन बन पाए, एक अच्छे जो आपका चरित्र हो, वह उसके लिए भी हम तैयार कर रहे हैं, उसका भी उद्देश्य है। कर आपसी सहयोग और साथ ही साथ जो भ्रातृत्व की भावना का विकास हो। भाई भ्रातृत्व का मतलब भाईचारे की, भाईचारे का मतलब रहेगा कि आप झगड़े लड़ाई से दूर, झगड़ा लड़ाई आपको नहीं करना है, आपको एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना है, जो भ्रातृत्व का व्यवहार विकास करना। उसके साथ साथ बात करें आपसी सहयोग, मतलब कैसे अपने और आपके बीच, जिससे मतलब आपका भाई है या कोई भी समाज का व्यक्ति है, कैसे एक दूसरे का सहयोग करेंगे। भाई कोई विपत्ति में है, कैसे आप सहयोग करें उसको। आपसी सहयोग के साथ साथ जो भ्रातृत्व का विकास की भावना का विकास भी यह शिक्षण करता है, यह भी उद्देश्य है। तो उद्देश्य के बारे में तो आप सीख गए होंगे, वो जो शिक्षण के उद्देश्य हैं इसको आप कोई दिक्कत होगी नहीं, ये सारी चीजें आपके पेपर में पूछी जाती हैं। आगे बात करें शिक्षण की विशेषताएं। अब ध्यान दें, शिक्षण की विशेषताओं की बात करें तो कह रहा कि भैया प्रगतिशीलता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, प्रगतिशीलता होनी चाहिए, या शिक्षण में जरूरी है। साथ ही साथ विद्यार्थी शिक्षक का सहयोग हो, विशेषताएं तो हैं शिक्षण में। अभी शिक्षण की विशेषताएं जब तक यह चीजें नहीं होंगी तो फिर शिक्षण होगा कैसे। शिक्षण की जो विशेषताएं हैं शिक्षण में यह होना जरूरी है। प्रगतिशीलता होनी चाहिए, शिक्षण में जो सहयोग भी होना चाहिए, शिक्षार्थी और जो स्टूडेंट टीचर के बीच होना चाहिए, जो विद्यार्थी क्रियाशीलता की उपस्थिति हो। तो भाई शिक्षण में जब तक क्रियाशीलता मतलब एक्टिव नहीं रहेगा शिक्षार्थी, तो फिर सीखेगा क्या। अभी निष्क्रिय होकर तो सीख नहीं सकता है, निष्क्रिय रहेगा तो कैसे सीखेगा। नहीं, कहीं ना कहीं क्रियाशीलता होनी चाहिए विद्यार्थी में। संवेगात्मक स्थिरता की उपस्थिति हो, ऐसा संवेगात्मक स्थिरता की उपस्थिति पर प्रभावी नियोजन की बात करें, लोकतांत्रिक आदर्शों के अनुकूल होनी चाहिए। लोकतांत्रिक आदर्शों के अनुकूल शिक्षण हो तो ही विशेषताएं हैं, तभी तो शिक्षण की विशेषता मानी जाएगी। भाई हमारी विशेषता कुछ ना कुछ होगी, आपकी विशेषता कुछ ना कुछ होगी, तो विशेषता का मतलब यही तो होगा, आपके अंदर तो होनी चाहिए वो चीजें। अदरवाइज वो विशेषता आपकी क्या रह गई। भाई हमारी विशेषता अगर कोई है, कोई हमारी खूबी है या आप में खूबी है, तो उसके आपके अंदर तो होगी। ऐसा आप बिहेव करेंगे तभी तो होगी, आपका बोला जाएगा कि भाई इनके पास यह विशेषता है या स्किल है या नॉलेज है। तो या शिक्षण के भीतर तो यह चीजें होनी चाहिए। जब तक शिक्षण की विशेषता है तब बनाने, तभी तो बता पाएगा कि भाई शिक्षण की, या जब तक अंदर उसके नहीं रहेगा तो आप कैसे। प्रगतिशीलता मतलब कहीं ना कहीं
आपको आगे बढ़ाने, मतलब प्रगतिशीलता का मतलब एक प्रोग्रेसिव की तरफ ले जाए, आपको प्रगतिशीलता की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। वहीं पर सहयोग की भावना, अगर शिक्षक शिक्षार्थी के बीच सहयोग ही नहीं हुआ तो भी शिक्षण की विशेषता ही आगे नहीं गई। भाई शिक्षण की जब तक सहयोग की भावना नहीं गई तभी तो शिक्षण बोला जाएगा, अदरवाइज जब तक सहयोग नहीं तो इसका मतलब शिक्षण हो नहीं रहा है। भाई जब यही तो हुआ, जब अब शिक्षक बता रहा है, शिक्षार्थी समझ रहा है, तो जब तक बीच में सहयोग नहीं होगा तो इसका मतलब शिक्षण है ही नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें आप सीखें उत्तम विधियों का पर आधारित, मतलब कहीं ना कहीं आप उत्तम विधि का इस्तेमाल करें तो वही शिक्षण बोला जाता है। आगे बात करें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्लास व्यवहार, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, जैसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष की बात करें तो प्रत्यक्ष का मतलब ऑफलाइन हो गया और अप्रत्यक्ष की बात करें ऑफलाइन हो गया। एक तरीके से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से हम क्या कर रहे हैं, व्यवहार करें, ऐसा शिक्षण की बातें करता है। खास करके सहानुभूति और दया पर आधारित हो, भाई शिक्षण सहानुभूति पर भी हो और दया पर भी आधारित होनी चाहिए, निर्देशात्मक होनी चाहिए। साथ ही साथ बात करें शिक्षार्थी और शिक्षक के बीच क्या होनी चाहिए, वह घनिष्ठ संबंध होनी चाहिए और साथ ही साथ निदानात्मक होनी चाहिए। भाई कमियों को जानने के बाद उपचार करेंगे कि नहीं करेंगे, उसमें विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का उपयोग, भाई शिक्षण में तो यह भी होना चाहिए। जब आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं, आपको बच्चे को बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब तक आप बच्चे के पूर्व ज्ञान को जोड़ करके कोई चीज नहीं सिखा रहे, इसका मतलब है शिक्षण सही तरीके से नहीं हो रहा है। जब आप पूर्व ज्ञान को रिलेट करके सिखाते हैं कोई चीज, तो इसका मतलब है कि आप बच्चे के जब पूर्व ज्ञान से रिलेट करके जब आप सिखाते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोस्त यही है कि बच्चे के आप अच्छा शिक्षक, एक अच्छे शिक्षक के तौर पर एक अच्छे शिक्षण विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह भी होनी चाहिए। और यह करें अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान शिक्षक, दार्शनिक और मित्र की भूमिका में ऐसा भी होना चाहिए। शिक्षण के प्रकार की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ टीचिंग। दोस्त आपने शिक्षण के उद्देश्य समझ लिए, शिक्षण की विशेषताएं आपने सीखा, आपने शिक्षण के जो मैंने आपको बताया शिक्षण के अर्थ को समझा दिया, प्रकृति को बता दिया। तो एक एक करके एक एक चीजों को समझाते हुए चल रहे हैं, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड है। अब टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो जो शिक्षण क्षमता है यह आपके बहुत सारी पेपर को टारगेट करता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके, जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं सीखेंगे ना तो फिर आप यहाँ से सीख नहीं सकते। यहाँ पर सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट है। जब आप एक तरीके से शिक्षक का गुण आपके अंदर आना ही चाहिए, अगर इसको पढ़ें तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके भीतर शिक्षक का गुण आ जाए। ऐसा इसीलिए ये चीजें रखी गई हैं और इसीलिए आपके पेपर से पूछी जाती हैं। शिक्षण के विभिन्न आधारों का वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक आधार पर शिक्षण 3 प्रकार के हैं। करें कि प्रत्येक आधार पर शिक्षण पर 3 आधार माने गए हैं, जैसे शासन व्यवस्था के आधार पर, है ना। जैसे आपके पूछा जाए जो किसके आधार पर दोस्त, करा कि यहां पर ध्यान देंगे प्रत्येक आधार पर शिक्षण 3 प्रकार के माने, जैसे शासन व्यवस्था के आधार पर, निरंकुश शिक्षण के आधार पर, और इस साथ ही साथ बात करेंगे दोस्त, साथ ही साथ बात करेंगे वह बात किया जाए आगे बात करेंगे जो निरीक्षण शासन व्यवस्था के आधार पर, निरंकुश शिक्षण के आधार पर, जिसमें शिक्षण प्रक्रिया का संचालन शासक की इच्छा के अधीन होता है। जैसे बात किया जाए जो प्रवीण राजतंत्र में शिक्षण का संचालन होता था। आगे बात करें लोकतांत्रिक प्रणाली का शिक्षण, जैसे ध्यान देंगे दोस्त, जो या एक तरह शासन व्यवस्था के आधार पर जिसमें निरंकुश शिक्षण होता था, जैसे जो राजा होते थे, मतलब राजा एक तरीके से राजा बैठा है और जैसे ऑर्डर दे रहा है उसी तरीके से शिक्षार्थी बैठा है बेचारा और शिक्षक क्या ऑर्डर दे रहा है, तो इस तरीके से निरंकुश वाला शासन वाला था। लोकतांत्रिक की बात करें, इसे बोला जाता है, लोकतांत्रिक को क्या बोला जाता है, वह बाल केंद्रित बोला जा सकता है। एक तरीके से अपना हक है भाई हम अपने बातों को कहने के लिए। जैसे पहले क्या होता था, राजतंत्र में क्या होता था कि राजा जो ऑर्डर दे दिया प्रजा कुछ नहीं कर सकती, राजा का मान्य सर्वमान्य हो गया, जो कह दिया। उसी प्रकार के शिक्षक भी जो कह दिए, शिक्षार्थी का हिम्मत नहीं होता था बोलने का। तो लेकिन वो चीजें अब बंद हो गई, RT आया, सारी चीजें बंद। तो लेकिन अब जो है वह बाल केंद्रित शिक्षा है, जिसे लोकतांत्रिक प्रणाली पर शिक्षा बोला जा सकता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षण प्रक्रिया संचालन जनता की इच्छा के अनुसार करना होता है। कहीं ना कहीं जनता की इच्छा के अनुसार का मतलब है, जनता कौन है, बच्चा ही तो है। अब भाई क्लास में, हमारे क्लास में हम जनता को थोड़ी पढ़ा रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आप सभी पढ़ रहे हैं, तो आपके हिसाब से हम नॉलेज देने की कोशिश करेंगे, ज्ञान देने की कोशिश करेंगे। इसीलिए लोकतांत्रिक या जो है एक सिस्टम बनाया गया और करे के अनुसार करना होता है, जो कि व्यवहारात्मक ना होने के कारण संभव नहीं है। एक व्यवहारात्मक ना होने के साथ यह संभव नहीं है। एक बात करें हस्तक्षेप रहित शिक्षण, शासन व्यवस्था की ओर से शिक्षण के विभिन्न स्वरूपों का निर्धारण किया जाता है।
कर विद्यार्थी किसी भी स्वरूप में अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र होता है, जैसे भारतीय शिक्षा पद्धति है। आगे ध्यान देंगे दोस्त, या देखिए इन्फॉर्मेशन यूपी त्रिवेशी पेट कंप्लीट पैकेज आपके साथ होगा दोस्त। आप कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हैं, 1299 का है। हिंदी इंडिविजुअल बैच ले सकते हैं, 249 का है। पेट डिटेल बुक है 299 का है। प्रैक्टिस बुक लेनी है तो 90 रुपये का है। पेट कम्बो बुक लेनी है 380 का है। 2 पुस्तक आपके सामने दिख रहा है, संपूर्ण अध्ययन सामग्री का है, एक प्रैक्टिस बुक है। इसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। 2 नंबर दिए गए हैं, कोई दिक्कत हो संपर्क भी कर सकते हैं दोस्त। अपनी हिंदी की पुस्तक है, इसे ऑर्डर कर सकते हैं। आपको लेनी है तो जरूर करें दोस्त, ये चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है। पढ़ने के साथ साथ यह भी बहुत जरूरी चीजें हैं। आगे बात किया शिक्षण के स्तर के आधार पर। अभी शिक्षण के स्तर के आधार पर बात कर लेते हैं, जैसे स्मृति पर शिक्षण, स्मृति स्तर पर शिक्षण। जैसे दोस्त मैंने आपको बताया जो शिक्षण के स्तर के आधार पर, तो शिक्षण के स्तर के आधार पर किसने व्यक्ति बताया था, समझिए। पहले शिक्षण के स्तर की बात करें, जो स्तर की बात किया जाए शिक्षण के स्तर के आधार पर, वह बताया था पालविंग्स ने। किसने बताया था? पालविंग्स ने बताया था। पालविंग्स ने बताया था। पालविंग्स ने कहा भैया 3 स्तर होते हैं, 3 स्तर बताया था। वह बता दिया भाई कि स्मृति स्तर होता है, स्मृति स्तर है एक बता दिया कि भाई बोध स्तर है, और तीसरा बता दिया चिंतन स्तर है। तीसरा बता दिया चिंतन स्तर है। अब लेकिन या 3 स्तर उसने बताने के बाद और आगे कुछ नहीं बताया। जो स्मृति स्तर है वह किसने दिया? अगर आपसे पूछे स्मृति स्तर किसने दिया, हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया। हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया, जिसे एक बोला जाता है पंचपदी प्रणाली के रूप में माना जाता है। और एनसीईआरटी जो अपना पैटर्न है उसी के आधार पर तैयार करती है, जो पंचपदी प्रणाली के आधार पर स्मृति स्तर पर। बोध स्तर किसने दिया था? तो आप कहेंगे मोरिसन ने दिया था, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपसे दोस्त पूछे चिंतन स्तर किसने दिया, तो आप कहेंगे पी हंट ने दिया था। किसने दिया था? पी हंट ने दिया था, या चिंतन स्तर, या 3 स्तर थे। अब हम समझेंगे, सबसे पहले स्मृति स्तर पर जोड़ देंगे। तो सीखने वाले स्मृति स्तर का मतलब ही होता है कहीं ना कहीं आपको याद कराने पर जोर दिया जाएगा। और स्मृति स्तर की बात करें तो यह किस लेवल पर, बच्चे के जो प्राथमिक लेवल के बच्चे हैं, प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, प्राथमिक स्तर के बच्चे, कहीं ना कहीं जो बच्चे छोटे 1 से 5th तक के बच्चे हैं, उन लेवलों की क्लास के बच्चों के लिए यह जोड़ दिया जाता है स्मृति स्तर। आपसे पूछा जाता है कि स्मृति स्तर किन बच्चों के लिए यूजफुल ज्यादा है, तो आप कहेंगे भाई निचली क्लासों के लिए, जो 1 से 5th के बच्चे हैं उनके लिए ज्यादा, क्योंकि बच्चा वहां पर ज्यादा रटने की ही कोशिश करता है। या मानसिक प्रक्रिया, ध्यान देंगे स्मृति स्तर पर शिक्षण या एक मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम, लर्निंग, धारणा, प्रत्ययस्मरण और प्रत्याभिज्ञान आदि चरणों में मिलकर पूर्ण होती है। मतलब यह जो स्मृति स्तर है या एक मानसिक प्रक्रिया है, और किसके आधार पर होता है? लर्निंग के आधार पर होता है, धारणा के आधार पर होता है, रिकॉल के आधार पर, प्रत्ययस्मरण के आधार पर, प्रत्याभिज्ञान के आधार पर, या मिलजुल कर चीजें होती हैं। इसमें प्रस्तुतिकरण के क्रम में महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्ज किया जाता है। इस स्तर के शिक्षण में विद्यार्थी अध्ययन की विषय वस्तु को रटने तक सीमित रखता है, उसे समझा नहीं सकता। कहीं ना कहीं जो स्मृति स्तर है भैया, वह स्मृति स्तर यही कह रहा है कि भैया कहीं ना कहीं वह रटने तक ही क्या करता है, सीमित रखता है। अगर उसको समझाना पड़ गया, भाई आप समझे कैसे हो, आपको बताइए ना, आप इसको सिखा दीजिए हमें। जैसे क्लास 1 से 5th का बच्चा है, क्या समझा पाएगा? क्या नहीं समझा पाएगा भाई, वह कहीं ना कहीं रटने पर ही जोर देगा, और रटने की बात समझा नहीं पाएगा। वही कहीं कह रहा है कि कहीं ना कहीं सीमित है, रटने पर जोर दिया जाता है, और उसे समझा नहीं सकता है। उसे क्या कर सकता है? उसे समझा नहीं सकता है। ऐसा बच्चा जो आपका मानसिक स्तर पर जो सबसे निम्नतम स्तर था, और हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। हर्बर्ट स्पेंसर के जो स्मृति स्तर है उसको पंचपदी प्रणाली के नाम से बोला जाता है। मतलब 5 चरण होते थे, 5 क्या होते थे? चरण होते थे। तो यह भी बात आप लोग ध्यान देंगे दोस्त। बात करें अवबोध स्तर की, बात करेंगे अवबोध स्तर की बात करें तो अवबोध स्तर को मैंने आपको बताया कि मोरिसन ने दिया था। मोरिसन ने कहा कि भाई साहब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं समझने पर जोर देते हैं। किसने? बोध का मतलब ही होता है समझना होता है। कहीं ना कहीं या समझने की बात करें तो बच्चा जब 5 साल के होने के बाद, कहीं ना कहीं बच्चा जब 6 के ऊपर बच्चा क्या करता है, क्लास 6 के ऊपर की बात करें, वह समझने पर ही जोर देना शुरू कर देता है। मतलब 5th तक वह थोड़ा थोड़ा रटता ही है। अरे इस प्रकार के शिक्षण का प्रयोग किसी वस्तु की पहचान या उसकी प्रकृति को समझने में करता है। साथ ही उदाहरणों को गैर उदाहरणों से अलग करने की
करने की समझ विकसित होती है। मतलब कहीं ना कहीं उदाहरण जो है और गैर उदाहरण है, इसमें जो समझ उसमें बच्चे में विकसित होने लगती है, और कहीं ना कहीं वह बोध का मतलब ये होता है समझ, या मोरिसन ने दिया था। आगे हम बात करेंगे विमर्शी स्तर, या विमर्शी स्तर अगर बोला जा सकता है, इसे विमर्शी स्तर भी कह सकते हैं, इसे हम क्या कह सकते हैं, चिंतन स्तर भी कह सकते हैं। क्या? चिंतन स्तर भी कह सकते हैं, चिंतन स्तर भी कह सकते हैं। और पेपर में बोला जा, एक बार पेपर में आता है, इसे बोला जा सकता है प्रवर्ती स्तर, प्रवर्ती स्तर भी बोला जा सकता है, या नाम है, क्या है इसके अलग अलग नाम है, चिंतन स्तर, प्रवृत्ति स्तर और विमर्शी स्तर के नाम से बोला जाता है। इसमें क्या होगा, या एक तरीके से उच्च लेवल है, क्या है, उच्च स्तर है, और यह बच्चों के लिए जब बच्चा चिंतन करने लगे, जब चिंतन करने लगे तो ये चीजें वहां पर यूज होती हैं। कह कि यह विमर्शी एक मानसिक प्रक्रिया है, अतः इस शिक्षण के अंतर्गत विशेष बिंदुओं का आलोचनात्मक क्या होता है, आलोचनात्मक विश्लेषण करने व उन पर विचार देने क्या करता है दोस्त, उन पर क्या करने, विचार देने की समझ विकसित होती है। कहीं ना कहीं उसमें बच्चे में विचार देने की समझ विकसित होती है, और वही कह रहा है कि कहीं ना कहीं विश्लेषण पर, आलोचनात्मक चिंतन पर, एनालिसिस पर, जो आपके बच्चे का क्रिटिकल थिंकिंग है, जो समालोचनात्मक चिंतन है, क्या है वह क्रिटिकल थिंकिंग है, कहीं ना कहीं एनालिसिस पर, और कहीं ना कहीं इस पर फोकस किया जाता है। इस प्रकार का शिक्षण समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। जैसे आपसे पूछा जाए चिंतन स्तर कब किया जाता है, जैसे आप कभी चिंतन स्तर कब होता है, जैसे आप किसी समस्या में फंस गए, आप समस्या को समाधान करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, वह चिंतन स्तर का ही इस्तेमाल करते हैं दोस्त। कह कि इस प्रकार संज्ञानात्मक अंतर विनियमन के तीनों स्तरों पर विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक आयाम का विकास होता है। आगे ध्यान देंगे दोस्त, शैक्षणिक प्रबंधन के आधार पर, प्रबंधन की व्यवस्था के आधार पर, जो शिक्षण के आधार पर प्रकार की मैं बात करूंगा, मतलब शैक्षणिक प्रबंधन व्यवस्था के आधार पर शिक्षण के प्रकार। अब बात किया जाए तो आप कहेंगे भैया एक औपचारिक शिक्षण है, औपचारिक शिक्षण है, जैसे औपचारिक शिक्षण क्या है, वह कहेंगे भाई विद्यालय में जो करते हैं हम, वह भी औपचारिक स्तर के आधार पर होता, औपचारिक स्तर पर होता है। तो वही कह रहा है कि इस प्रकार के शिक्षण में कुछ बाध्यकारी नियम होते हैं। जो शिक्षण के एक प्रकार है दोस्त, आपसे शैक्षिक प्रबंधन के आधार पर शिक्षण के प्रकार आपसे पूछे तो कहेंगे सबसे पहला जो है वह औपचारिक शिक्षण है। औपचारिक शिक्षण में करते हैं कि औपचारिक शिक्षण के अंतर्गत क्या आएगा, विद्यालय आएगा, तो कहीं ना कहीं वह एक नियम पर, एक आपका नियम होगा, एक टाइम टेबल होगा, समय सारणी होगा, उसी के आधार पर आप क्या करते हैं, शिक्षण ग्रहण करते हैं। तो वही कह रहा है कि कुछ बाध्यकारी नियम होते हैं जिसका पालन करना आवश्यक माना जाता है। जैसे उसमें क्या क्या होना चाहिए, स्थान भाई स्कूल विद्यालय कहीं ना कहीं पता होगा ना, यही विद्यालय में जाना है कि आप अलग अलग विद्यालय में लोग तो जाते नहीं हैं कि आज विद्यालय में इसमें जाएंगे, कल बगल वाले विद्यालय में जाएंगे, परसों तीसरे वाले विद्यालय में जाएंगे, ऐसा तो करते नहीं है दोस्त। तो कहीं ना कहीं आपका स्थान पता होता है कि भाई इसी विद्यालय में जाना है। तो करें स्थान, समय, भाई टाइम के पालन करेंगे, पाठ्यक्रम, एक सिलेबस का इस्तेमाल करेंगे, शिक्षण विधि इत्यादि से जो संबंध नियम है, इसका मतलब इससे जुड़ा हुआ, मतलब कहीं ना कहीं शिक्षण विधियों का इस्तेमाल इसमें किया जाता है, कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम का इस्तेमाल किया जाता है, कहीं ना कहीं समय स्थान का या निश्चित होता है। औपचारिक शिक्षण की संपूर्ण व्यवस्था पूर्ण नियोजित होती है। इसका मुख्य उद्देश्य डिग्री और व्यवसाय का अर्जन करना होता है। भाई अगर आप कोई डिग्री लेंगे, डिग्री कहाँ से लेते हैं, विद्यालय से लेते हैं, और इसीलिए आपका मुख्य क्या होता है, व्यवसाय का अर्जन करना होता है, और साथ ही साथ डिग्री लेना होता है औपचारिक शिक्षण के माध्यम से। आगे बात करें अनौपचारिक शिक्षण का माध्यम क्या होता है, इस प्रकार का शिक्षण समस्त बाध्यताओं से क्या होता है, मुक्त होता है, मतलब कोई आपको फ्रीडम है, आप कहीं से कुछ भी ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। अतः यह औपचारिक शिक्षण के विपरीत होता है, जैसे प्रौढ़ शिक्षा बोला जाए। आगे बात करें निरौपचारिक शिक्षण क्या होता है, इस प्रकार के शिक्षण में औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षण की मिश्रित क्या होती हैं, विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे आप कहेंगे दूरस्थ शिक्षा, क्या होगा, दूरस्थ शिक्षा बोल सकते हैं। जैसे ओपन यूनिवर्सिटी आप देखे होंगे ना, जैसे ओपन यूनिवर्सिटी में जाकर के एक टाइम फिक्स होता है कि यहाँ पेपर होगा, तो फिक्स है, इसीलिए दोनों का मिला जुला होता है, और आप क्लास भी नहीं करते हो, आपके लिए बाध्यता नहीं है, आपको आने की जरूरत, कोई दिक्कत नहीं है कि आप आकर के रेगुलर क्लास कर सकते हो, ऐसी बात कर रहा है। तो इस प्रकार के शिक्षण में औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक शिक्षण की मिश्रित विशेषताएं पाई जाती हैं।
इसमें कुछ बाध्यताएं और कुछ स्वतंत्रताएं सम्मिलित हो रहती हैं। जैसे दूरस्थ शिक्षा, जैसे कि आपको मैंने बताया ही, दूरस्थ शिक्षा हो गया, साथ ही साथ पत्राचार के माध्यम से डिग्री प्राप्त करने और इसका पूर्व ज्ञान होना, जैसे औपचारिक शिक्षण की विशेषता सहित स्थान से मुक्ति, समय से मुक्ति जैसे अनौपचारिक शिक्षण की विशेषता का एक साथ होना है। मतलब सकारा कि कहीं ना कहीं आप डिग्री भी लेते हो कि, और डिग्री लेना क्या है, एक तरीके से आपका औपचारिक में आ गया और कहीं ना कहीं आपको क्लास नहीं करना है, बस आप एडमिशन करवा लिए और आपका वह एक तरीके से आपका अनौपचारिक हो गया। आगे दोस्त बात करते हैं उद्देश्यों के आधार पर। उद्देश्यों के आधार पर हम शिक्षण के प्रकार की बात करेंगे और उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण के प्रकार की बात करें तो यह 3 प्रकार से होता है। सबसे पहले संज्ञानात्मक, जिसे ज्ञानात्मक बोलते हैं, दूसरा भावात्मक और तीसरे की बात करें जिसे हम बोला जाता है मनोगत्यात्मक या मनोक्रियात्मक बोला जाता है। और ये किसने दिया था, तो आप कहेंगे दोस्त जो उद्देश्यों के आधार पर दिया था शिक्षण के प्रकार, वह दिया था भैया BS ब्लूम ने दिया था, जिसे ब्लूम टेक्सोनॉमी या ब्लूम टेक्सोनॉमी बोला जाता है, या ब्लूम का क्या बोला जाता है दोस्त, वह शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण भी बोला जाता है। टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स या पुस्तक है, या किसकी बुक है, और इसी बुक में BS ब्लूम ने जो टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स है, इसी पुस्तक में शिक्षण के उद्देश्यों में उन्होंने 3 पक्षों पर बात किए था। और यह बुक आपके दिमाग में होना चाहिए, पुस्तक पूछी जाती है पेपर में, ध्यान देंगे। इसमें उन्होंने 3 प्रकार से वर्गीकृत किया था, जिसमें से सबसे पहले आप ध्यान दें संज्ञानात्मक क्या है, ज्ञानात्मक शिक्षण, जिसे संज्ञानात्मक बोला जाता है, जिसे कोग्निटिव टीचिंग बोला जाता है। इसमें दोस्त बात करें तो 6 चरण होते हैं, और 6 चरण की बात करें, ज्ञान अवबोध क्या होता है दोस्त, ज्ञान होता है, अवबोध होता है, अनुप्रयोग होता है, विश्लेषण संश्लेषण और मूल्यांकन होता है। फिर से ध्यान देंगे, ज्ञान होता है, दूसरा क्या होता है, ज्ञान होता है, पहला ज्ञान, दूसरा अवबोध, तीसरा क्या होता है जिसे अनुप्रयोग बोलते हैं, अप्रयोग बोलते हैं, और चौथा जिसे विश्लेषण बोलते हैं, पांचवा संश्लेषण, और जो छठवां होता है उसे बोला जाता है मूल्यांकन। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले आपका ज्ञान जरूरी है, ज्ञान के बाद आप क्या करते हैं, ज्ञान नहीं होगा तो समझ नहीं पाएंगे, पहले आपके पास नॉलेज होना चाहिए, फिर अवबोध होना चाहिए, फिर उसका हम प्रयोग करना सीखेंगे, उसके बाद विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, संश्लेषित करेंगे, फिर उसका मूल्यांकन करेंगे। या क्या हो गया, आपके शिक्षण के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ जो आपका, या जो शिक्षण के जो ज्ञानात्मक शिक्षण के प्रकार हैं BS ब्लूम ने दिया था। आगे हम बात करेंगे भावात्मक शिक्षण, जो या भी BS ब्लूम ने दिया था। इसमें भी कितने आते हैं, इसमें भी कितने आते हैं, 6 चरण आते हैं, और इसको ध्यान देंगे, या उद्देश्यों की पूर्ति 6 चरणों में होती है। जैसे सबसे पहले ग्रहण है, जिसे अग्रहण भी बोला जाता है, क्या ग्रहण या अग्रहण भी बोला जाता है, या पेपर में चीजें पूछी जाती हैं। दूसरा क्या अनुक्रिया है, तीसरा उन्मूलन है, चौथा क्या संकल्पना है, और पांचवा क्या है, दूसरा, तीसरा, चौथा संकल्पना है, पांचवें की बात करें संगठन है, और छठवां क्या है, चरित्र निर्माण है। तो दोस्त ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे दोस्त। भावात्मक शिक्षण में 6 चरण आते हैं, और यह सारे 6 चरण आपके क्रमबद्धता सीरीज में लगाने के लिए चीजें पूछी जाती हैं पेपर में। तो आपको ज्ञानात्मक भी याद करना है, भावात्मक भी याद करना है। आपसे पूछा जाए तीसरे की बात करें, जिसे हम जानते हैं मनोगत्यात्मक शिक्षण, जिसे बोलते हैं साइकोमोटर टीचिंग बोलते हैं। इसमें भी कितने आते हैं, 6 चरण आते हैं। तो सभी में कितने कितने चरण, 6 चरण सभी में आते हैं। और BS ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्य दिए हैं, शिक्षण के उद्देश्य में जिसे ब्लूम के जो बोला जाता है शिक्षण उद्देश्यों का विभाजन किया है। उनकी पुस्तक का नाम है शिक्षण उद्देश्यों का विभाजन, जिसे हम जानते हैं दोस्त, वह क्या बोला जाता है, नाम तो आपको मैंने बता ही दिया है। फिर आप ध्यान दें मनोगत्यात्मक शिक्षण में, जिसमें से आप बात करें मस्तिष्क, इस शिक्षण का संबंध मस्तिष्क और शरीर दोनों से होता है, मतलब मस्तिष्क, इसीलिए तो बोला गया मनोगत्यात्मक, मन का मतलब है मन, मस्तिष्क हो गया, और गत्यात्मक का मतलब हो गया आपका फिजिकल से, क्या कहीं ना कहीं आपका कहीं ना कहीं आपका आपके मस्तिष्क आपके ब्रेन से भी रिलेट होगा, और कहीं ना कहीं आपके फिजिकल से भी, आपके शारीरिक शरीर से भी क्या होगा, कहीं ना कहीं दोनों रिलेट होते हैं। इस शिक्षण के विकास में 6 चरण पूरा किया जाता है, जिसमें से सबसे पहले उद्दीपन होगा, दूसरे की बात करें कार्यकरण होगा, तीसरा नियंत्रण करेंगे, चौथे में समायोजन करेंगे, पांचवें में स्वाभाविकरण होगा, और छठवें का आदत का निर्माण होगा। तो यह आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, या भी आपके पेपर में सीरीज में लगाने के लिए चीजें पूछी जाती हैं। तो आपको क्रमबद्धता इसे याद करना है, अदरवाइज यह गलती कर जाएंगे आप। क्या करेंगे, आपको क्रमबद्धता याद होनी चाहिए, उद्दीपन, कार्यकरण, तीसरा नियंत्रण, चौथा समायोजन,
5वां स्वाभाविकरण और 6वां आदत का निर्माण। तो आप सभी सीख रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, समझ भी रहे होंगे दोस्त। आगे बात किया जाए शिक्षण स्वरूप के आधार पर, शिक्षण स्वरूप के आधार पर मैं बात करूंगा। शिक्षण के जो आप शिक्षण के प्रकार हैं, शिक्षण के प्रकार में शिक्षण स्वरूप के आधार पर कितने प्रकार हैं, तो आप बताएंगे 3 प्रकार का है। एक वर्णनात्मक है, एक निदानात्मक है, एक उपचारात्मक। पहले हम क्या करते हैं, वर्णन करते हैं, पहले आपको नॉलेज देते हैं, कोई चीज जानकारी देते हैं, वर्णन करते हैं, बताते हैं, और उसके बाद निदान करते हैं, फिर इसका बाद उपचार। कोई कमी आ गई, कमियों को जानते हैं, कमियों को जानने के बाद उसका उपचार करते हैं, उसको कमियों को दूर करने की कोशिश की जाती है। अगर आपसे पूछे शिक्षण स्वरूप के आधार पर, शिक्षण स्वरूप के आधार पर शिक्षण के प्रकार, तो आप कहेंगे 3 प्रकार हैं, वर्णनात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक है। आपसे पूछे क्रियाओं के आधार पर शिक्षण के प्रकार, आपसे पूछे शिक्षण के प्रकार जो क्रियाओं के आधार पर कितने हैं, तो आप बताएंगे 3 प्रकार हैं। वह कौन है, प्रस्तुतिकरण है, प्रदर्शन है और क्रिया है। क्या है, प्रस्तुतिकरण, ध्यान देंगे, वह क्या है, प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन और क्रिया। तो यह सारी चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। ध्यान देंगे दोस्त, शिक्षण के जो प्रकार स्तर के आधार पर अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे 3 आधार हैं, जैसे स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर, जिसको पाल्विक्स ने दिया था। और वहीं पर शिक्षण के उद्देश्यों की बात करें, बीएस ब्लूम आपको याद होना चाहिए, बीएस ब्लूम से पेपर में पूछे जाते हैं। तो मैंने पूरा कोशिश किया आपको समझाने की, और अब पूरा सीख भी गए होंगे दोस्त। अगली क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप सभी के सामने हाजिर होंगे, और आप सभी सीखिए। देखिए, जो आज की क्लास हुई वह बेहद इंपॉर्टेंट था। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, अगली क्लास में कोशिश करेंगे दोस्त, इससे थ्रू जो पेपर में आया हुआ प्रश्न है, जो आपके पेपर में पूछे गए हैं, जैसे डीएसएसपी में क्या क्या क्वेश्चन बनाए गए हैं अभी तक, कैसे कैसे आपके केबीएस में पेपर में आए हैं, और आपके सीटेट में पेपर में कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो कोशिश करेंगे आप सभी को मैं इसके जो आज की क्लास में पढ़ाया है उसके पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए और समझाने की कोशिश जरूर करेंगे। और सीखते रहिए दोस्त ऐसे, और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, चीज़ों को समझेंगे तो बेहतर होगा। जितना आप सीखेंगे उतना आगे जाएंगे, या आप पूरा विश्वास अपने दिमाग में रख लीजिए। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। कोई रट कर आगे नहीं बढ़ा है, या अपने दिमाग में, आपके दिमाग में होना चाहिए दोस्त। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र, नमस्कार।